हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर 5 माइनर पेपर 1C हिस्ट्री के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके मैं आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे बता रहा था। और हमने आपसे बच्चों को 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। ये तीसरा वीडियो है जिसपे आपसे बच्चों को MCQ क्वेश्चन और जो 15 मार्क्स 5 मार्क्स सारा सवाल हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं, और ये लास्ट वीडियो रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दिए इस वीडियो को, पसंद है लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइमन कमीशन, ये भारत कब आया था। तो याद रखिएगा 1928 को ये भारत आया था और इसी कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, ठीक है। फिर साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था, हमने आपको पहले बता दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली कब प्रस्तुत हुई थी, तो वर्ष 1928 को ये प्रस्तुत हुई थी, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल था गांधी इरविन जो पैक्ट है, समझौता जो है, ये समझौता बेसिकली कब हुआ था हमारे पास, तो वर्ष 1931 हमारे पास है, उस समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन ये कब आया था भारत हमारे पास, तो वर्ष 1946 को आया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इंडियन नेशनल जो हमारे पास, सॉरी माफ करिए, इंडियन बोल रहा हूँ, आईएनए का जो हमारा दूसरा नाम क्या हमारे पास है ये बताना है आपको। तो यह देखिएगा, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या, आज़ाद हिंद फौज के नाम से यहाँ। और इसका जो बेसिक गठन है हमारे पास है, इसका गठन किसने किया था हमारे पास है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो याद रखना ये बोला हमारे पास। और दूसरा इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल जो हमारे आर्मी है उसके बारे में पूछा हुआ है, तो ये भी याद रखिए फुल फॉर्म। और आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी जो नारा बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया हुआ है, तो सिर्फ बोस लिखा हो उससे काम चला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर पाकिस्तान की मांग किसने उठाई, तो पाकिस्तान का जो कह सकते हैं गिरा हुआ बाप जिसका नाम है जिन्ना, ठीक है, वो था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ हमारे पास है, तो 1940 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर है भारत स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए होगा। और संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाता है जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी नंबर। फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था हमारे पास है, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 1950 को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, बेसिकली 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो चुका था, इसलिए मनाते हैं, लेकिन लागू होते होते 26 जनवरी हो गया था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, राइट आंसर। मौलिक अधिकार किस संविधान से बेसिकली हमारे प्रभावित है ये बताना हमारे पास है, तो ये अमेरिका के संविधान से क्या प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए, तो ये बेसिकली आयरलैंड से लिए गए, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है हमारे पास, तो ये संघात्मक है, यानी फेडरल बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है भारत का जो संविधान है विश्व का कैसा संविधान है, या देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का, ठीक है, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है हमारे पास, तो याद देखिए संसदीय है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि संविधान सभा में जो संविधान है वो कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, बट लागू करते करते 26 जनवरी हो गया, ठीक है। भारतीय जो स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी नंबर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव वो कहाँ पारित हुआ, तो ये मैं बताना। पहला ऑप्शन है मुंबई, फिर हमारे पास है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन कोलकाता, चौथा ऑप्शन है लखनऊ हमारे पास। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारे पास है, क्विट इंडिया मूवमेंट इसे कहते हैं, ये मुंबई बेसिकली प्रस्ताव इसका पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन रहा इस वीडियो में जो हमने बताया, इससे एक वीडियो पहले भी डाला था जिसपे भी MCQ क्वेश्चन हमें आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो MCQ मतलब पूरा टोटल सीरीज कंप्लीट होता है, 5 जो MCQ आएगा वो भी आपसे बच्चों को इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट होता है। अब 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का जो सवाल आता है वो चलिए बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने आपसे बच्चों को टोटल 4 या शायद 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, ये क्वेश्चन सब हमने करा दिए थे। धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया हमारा, ये सब कंप्लीट था आपका। इस वीडियो में जो बचा कुछ रहेगा वही कंप्लीट होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में हमने बता दिया था आपको, ठीक है। नहीं, आर्य समाज तक कंप्लीट हो चुका था हमारा, आज ब्रह्म समाज बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ब्रह्म समाज के उद्देश्य एवं जो इसके भारतीय समाज पर इसका जो प्रभाव है इसका वर्णन करने बोला जाएगा, ठीक है। तो चीज़ बताते हैं। तो देखिए भारतीय जो माफ करिए ब्रह्म समाज जो हमारा, ये भारत के हमारे जो प्रमुख सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उन सभी में से एक था हमारे पास है।
इसकी स्थापना बेसिकली 1928 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे भारतीय समाज में बेसिकली जो फैली जो सामाजिक कुरीतियाँ चल रही और जहाँ धार्मिक अंधविश्वास चल रहे हैं उनको समाप्त करके एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है, उस समय समाज में बेसिकली सती प्रथा हो, चाहे हमारे पास बाल विवाह हो, जाति भेदभाव हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर इन सब जो मतभेद थे उनको खत्म करना था हमारे पास है। तो ब्रह्म समाज बेसिकली इन कुरीतियों के विरुद्ध क्या था, हमारे पास आवाज़ उठाने वाला समाज था। ठीक है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य ये था एकेश्वरवाद होता है हमारे पास है उसका प्रचार करना था। यहाँ पर देखिए, यह मूर्ति पूजा हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे कर्म कांड है, इन सभी चीज़ों का ये विरोध करता था। इसमें तर्क होने चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ आप काम करो उसको तर्क दीजिए, विवेक होना चाहिए। आपको आधुनिक विचारों से इसमें महत्व दिया गया था। ब्रह्म समाज जो है इसमें महिलाओं की शिक्षा की बात करता है, इसमें विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए और समाज में जो समानता है उसका ये समर्थक था। इसका उद्देश्य यही था कि समाज को जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे मुक्त करना है और जो आधुनिक और जो प्रगतिशील भारत है ये बनाना है। मतलब आपको यहाँ पर देश को क्या करना है, जो रूढ़िवादी परंपराएं चली उनको हटाना है और नए मॉडर्न वर्ल्ड को हमें मॉडर्न के कहते बेसिक अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें उनको समाप्त करके नए तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर भारतीय समाज पर ब्रह्म समाज का बहुत ही यहाँ पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस आंदोलन ने सामाजिक जो सुधार है इसकी जो नई चेतना यहाँ उत्पन्न कर दी तथा लोगों को अंधविश्वास और जो कुरीति हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर जागरूक करने का प्रयास किया। इसके प्रयासों से क्या हुआ कि सती प्रथा के उन्मूलन तथा महिला शिक्षा को इससे क्या हुआ, हमारे पास बढ़ावा मिला। ब्रह्म समाज ने समाज में देखिए समानता लाई, शिक्षा को बढ़ावा दिया, आधुनिक विचार के प्रसार से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्म समाज का निभाया। इसके अतीत कहा जाए तो इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद और जो नव जागरण की चेतना है इसको बेसिक भावना को भी बेसिक प्रोत्साहित करने का कार्य किया। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार की जो दिशा है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा आधुनिक जो भारत है हमारा इसके निर्माण की आधारशिला भी इसने रखी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर इसका, और भारतीय जो संविधान है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं इनका वर्णन करें। देखिए, ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछ सकता है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता वर्णन करें या फिर भारतीय संविधान सभा की संरचना के बारे में बताइए। ठीक है, तो दोनों तरीके से अलग अलग आएगा, 5 नंबर का आएगा, पूरा आएगा 15 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये भारत के लिए भारत के लिए बेसिकली एक स्वतंत्र संविधान तैयार करने के लिए उद्देश्य इसका किया गया था। इसका जो गठन है बेसिकली जब 1946 में बेसिकली कैबिनेट मिशन है जो बेसिकली आया था, इसी के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं तथा देशी रियासत के जो प्रतिनिधि वो भी शामिल थे। भारत में विभाजन के बाद इसकी जो सदस्यता है बेसिकली ये घटकर क्या हुई, 299 रह गई थी। संविधान सभा की जो स्थायी उसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे तथा प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके हेड थे बेसिकली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये क्या था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंकित हो चुका, मतलब बन चुका था, लेकिन लागू करते करते 26 जनवरी 1950 हो गया था हमारे पास। ठीक है, भारतीय संविधान जो है विश्व के सबसे बड़े विशिष्ट संविधान लिखित संविधानों में से एक हमारे पास है। इसकी अगर प्रमुख विशेषता बात करें तो ये लिखित है, विस्तृत है, संविधान संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक है, व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देश तत्व तथा जो धर्म निरपेक्षता हमारे पास है, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान जो हमारे पास है ये सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो ये प्रदान करता है तथा सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है इसकी स्थापना करने का प्रयास करता है। इस प्रकार संविधान सभा ने क्या किया, भारतीय देखिए जो लोकतांत्रिक ढांचा है बेसिकली उसको मजबूत करने में या मजबूत बनाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा भारतीय संविधान ने देश को एक सुदृढ़ और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो आधार है वो बना कर रखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहा हूँ, इंडियन नेशनल हमारे पास जो आर्मी है, ठीक है, आईएनसी बोलते रहा मुझे, इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारे पास है इसकी भूमिका और इसका महत्व का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना जो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह द्वारा बेसिकली जापान की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन बाद में इसका जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेताजी के नेतृत्व में आईएनए ने बेसिकली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज दूंगा ये नारा हमें सुनने को मिला था। ठीक है, जिसने भारतीयों के मन में एक राष्ट्रीय चेतना और साथ ही साथ जो उत्साह उसका संचार इन्होंने करने का काम किया था। ठीक है, बेसिकली आईएनए का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमको क्या करना है, सशस्त्र जो संघर्ष है उसके माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है। इसके सैनिकों ने बेसिकली जापानी सेना से मिलकर भारत की सीमा तक अभियान चलाया
और इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्र तक ब्रिटिश सेना का सामना किया। यद्यपि सैन्य दृष्टि देखा जाए तो आने को अंतिम सफलता नहीं मिली, फिर भी इसका प्रयास जो है वो बहुत या प्रभाव जो बहुत अत्यंत ही व्यापक था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने भारतीय जनता में जो स्वतंत्रता की भावना है उसको और प्रबल किया। आने के सैनिकों पर चलाए गए जो मुकदमे ने पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे हमारी भारतीय जनता के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के जो कार्यरत वाले भारतीय सैनिक है उनके मन में असंतोष बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन के अंत को क्या करे तेज करने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही आईएनए सैन्य रूप से सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसका राष्ट्रीय और आप राजनीतिक रूप से देखें प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हमारे पास महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, परिणाम थे, उसका महत्व का वर्णन करना। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था बेसिकली, जो 23 जून 1757 को बंगाल के उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का बीच लड़ा गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध ने बेसिकली भारत में अंग्रेजी सत्ता की जो स्थापना उसका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया। इस आंदोलन में देखिए बहुत कारण थे, बहुत मतलब कारण थे। इनमें से अंग्रेज बंगाल में अपने जो व्यापारिक हित हैं अधिकार उनको दुरुपयोग कर रहे थे, बिना किसी के अनुमति किलाबंदी कर रहे थे जगहों का। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया क्योंकि उस समय बंगाल की जो संप्रभुता को खतरा था। अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पर हमारे पास कि नवाब के दरबार में षड्यंत्र रचकर उनके एक सेनापति थे जिनका नाम मीर जाफर, उनको अपने पक्ष में पहले कर लिया तथा जो असंतुष्ट अधिकारी थे उनको अपने पक्ष में कर लिया। नवाब और अंग्रेज के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता चला गया था, जिसका जो रिजल्ट निकलता है वो है प्लासी का युद्ध हमारे पास है। इस युद्ध में मीर जाफर जो गद्दार निकलता है और उसी के कारण क्या होता है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसके बाद मीर जाफर को उस समय बंगाल का नवाब तो बना दिया जाता था, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो अंग्रेजों हाथ में चली गई। अंग्रेजों को बंगाल को अपने धन संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। प्लासी का युद्ध का जो महत्व है वो बहुत अत्यंत व्यापक था। इस युद्ध ने क्या किया, भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य इसकी नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रखे जो राजनीतिक शक्ति बन गई थी। बंगाल पर नियंत्रण मिलने से अंग्रेजों को भारत के अन्य भागों में विस्तार करने का अवसर मिला। इसीलिए प्लासी का युद्ध है ये हमारे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बच्चों को इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब आपसे बच्चों का माइनर पेपर 1C हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। आप सही पेपर देने जाइए, एक भी सवाल आपसे बच्चों को कम छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे वो MCQ है, चाहे 5 मार्क्स का है, चाहे 15 मार्क्स का। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। हमने आपसे बच्चों को कैसा पढ़ाया सेमेस्टर 5 में। अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी सहायता हुई होगी तो आप इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में विचार बताना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।